नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7 की हिंदी में हम अपनी वसंत पाठ्य पुस्तिका का 17 चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है वीर कुंवर सिंह। ये हमारा 17वां चैप्टर है, 17वां पाठ है अपनी वसंत पाठ्य पुस्तिका का। और चैप्टर लगभग हमारे सारे कंप्लीट होने को आए हैं, कुछ ही चैप्टर हमारे शेष हैं और आपकी परीक्षाएं भी नजदीक हैं। इससे पहले के जो भी चैप्टर हैं हम लगभग कंप्लीट कर चुके हैं, सभी को पढ़ चुके हैं। अगर कोई पाठ ऐसा है जो आपने नहीं पढ़ा है, जो आपको पाठ नहीं समझ में आया है, तो आप चैट के माध्यम से या डायरेक्टली आप हमें बता सकते हैं कि इस पाठ को रिवाइज करवा दीजिए, इस पाठ को दोबारा पढ़ा दीजिए या इस कविता का भावार्थ समझा दीजिए। आपकी जो भी समस्या है आप हमें चैट के माध्यम से या फिर डायरेक्टली बता सकते हैं। तो और हिंदी व्याकरण से जुड़ी अगर आपकी कोई समस्या है, क्योंकि परीक्षाएं नजदीक है, कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ में आ रही हो, जो पढ़नी हो दोबारा, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो आपकी बुक वसंत का 17th चैप्टर यानी कि 17वां पाठ वीर कुंवर सिंह आज हम लेकर आए हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, वीर कुंवर सिंह हमारे जब 1857 की जो हमारी क्रांति हुई थी, आपने 6th क्लास में एक चैप्टर आपने पढ़ा है झांसी की रानी। तो झांसी की रानी आपने जब ये कविता पढ़ी, इसमें बहुत सारे ऐसे वीर पुरुषों का नाम आया था। जो आपने उस कविता की कुछ पंक्तियां अभी आप यहाँ पर चैप्टर में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें स्वयं कहा गया है कि इन जो यहाँ पर जो सेनानी है, स्वतंत्रता सेनानी है, जो महापुरुष है, इनका नाम जो है भविष्य में युगों युगों तक लिया जाएगा, इनका नाम अमर रहेगा, क्योंकि इस तरह की इनकी जीवनी रही है, इन्होंने अपने जीवन में इस तरह के काम किए हैं। तो इस पाठ में हम वीर कुंवर सिंह के बारे में पढ़ेंगे कि कैसा उनका जीवन रहा और क्या क्या उन्होंने अपने जीवन में किया। तो हम चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करेंगे आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारे चैप्टर का नाम है वीर कुंवर सिंह। और हमने यहाँ पर बताया कि जो वीर कुंवर सिंह है उनके बारे में आपने जो आपकी क्लास 6 की जो पाठ्य पुस्तिका है उसमें जो आपका चैप्टर आता है झांसी की रानी, ये जो आपका पाठ है इसमें आपने सुना होगा। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं, पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी 6ठी कक्षा में पढ़ी होगी। इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया। आपको कविता की पंक्तियां याद आ रही होंगी, यानी कि जब आपने कविता को पढ़ा तो अब आपने जब नाम को दोबारा से सुना तो आपको कविता की पंक्तियां याद आ रही होंगी। तो एक बार फिर से हम इन कविता की पंक्तियों को पढ़ेंगे, दोहराएंगे कि किस तरह से यहाँ पर कुंवर सिंह के नाम का गुणगान हुआ है। तो कविता में कहा गया है, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत तातिया चतुर अजी मुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। तो ये जो यहाँ पर नाम दिए गए हैं उनके लिए कहा गया है कि इस स्वतंत्रता महायज्ञ में, जो स्वतंत्रता का ये महायज्ञ शुरू हुआ था 1857 में, जब रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी तरफ से, क्योंकि हर बार राजा जो आते थे, जो भी अलग अलग राजा हुए, उन्होंने अपने अपने तरीके से स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया, अपने अपने तरीके से जो ब्रिटिश शासन है उनसे लोहा लिया। तो अब रानी लक्ष्मीबाई की बारी थी, जब रानी लक्ष्मीबाई पर आक्रमण हो गया था। तो इस समय इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत तातिया चतुर अजी मुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम, जिनके नाम भारत के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए।
तो यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उस वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही थी जो सन 1857 के 17 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने भारत ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया था। यहाँ पर जो ये जो पाठ है, इस पाठ में स्वतंत्रता संग्राम के उस वीर के बारे में जानकारी दी जा रही है जिसने 1857 की जो सशक्त विद्रोह की जो क्रांति हुई थी भारत में, तो उसने ब्रिटिश शासन की जो जड़ें थी उनको हिला कर रख दिया था। यानी कि अभी तक ब्रिटिश शासन को लगता था कि भारत के जो लोग हैं वो बहुत सीधे साधे हैं, वो अपने खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते, वो अपने लिए नहीं बोल सकते हैं, वो अपनी स्वतंत्रता के लिए नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई तो कई वीर जो है वो सामने आए और उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ना शुरू किया, आवाज उठाना शुरू किया। और ये आवाज इस हद तक बढ़ गई कि एक तरह से ब्रिटिश शासन की जो जड़ें थी वो हिल गई। यानी कि ब्रिटिश शासकों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया था उसके विरोध में विद्रोह शुरू हो गया था। यानी कि भारत में अब तक जो ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को, दमन यानी कि इन लोगों को दबाना है, इन लोगों को अपने अधीन करना है, इन लोगों को अपना गुलाम बनाना है, तो जो दमन नीति आरंभ की थी अब उसका विद्रोह शुरू हो गया था। और मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने को मंगल पांडे 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। और मंगल पांडे को जब बैरकपुर में जो अंग्रेजों के खिलाफ जिन्होंने विद्रोह शुरू किया था और अंग्रेजों के खिलाफ जिन्होंने आवाज उठाना शुरू किया था, उन्हें बगावत करने पर, यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने पर, कि अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने पर, अंग्रेजों को उनके शासन ना कर देने पर जो मंगल पांडे थे उनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। देखिए यहाँ पर बहुत सारे सन दिए गए हैं, डेट दी गई है, तो एक एक को आप अलग अलग नोट डाउन करेंगे और उसके आगे लिखेंगे कि क्या क्या हुआ था। तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। अब 10 मई 1857, अप्रैल के बाद मई आता है, तो 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए। यानी कि उस समय पर ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि अंग्रेजों ने पूरे भारत को अपने अधीन कर रखा था। बहुत लगभग भारत का ज्यादातर हिस्सा जो है अंग्रेजों के अधीन था। तो 10 मई जब मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, उसके बाद लगभग 1 महीने बाद 1857 में ही मई में मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन करना शुरू कर दिया। यानी कि ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ उन्होंने मोर्चा निकाला और दिल्ली की ओर कूच कर गए और दिल्ली की ओर चले। यानी कि दिल्ली में जहां पर अंग्रेज शासक रहा करते थे वहां की ओर उन्होंने कूच किया। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। तो दिल्ली पर उन्होंने इस तरह से कब्जा कर लिया। यानी कि जब उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कूच किया, अंग्रेजों के खिलाफ विरुद्ध आंदोलन किया, तो इसमें उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम जो शासक थे बहादुर शाह जफर जो थे उनको उन्होंने भारत का शासक घोषित कर दिया। और अब जो ये विद्रोह की आग थी, यानी कि अभी तक केवल ये झांसी से शुरू हुई थी, तो लेकिन अब ये जो विद्रोह की आग थी, ये विद्रोह की आग पूरे भारत में दूर दूर तक फैल गई थी। धीरे धीरे ये अब दूर दूर तक फैल रही थी। यानी कि अब भारत के जो लोग थे वो अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था, अपनी आवाज उठाना शुरू कर दिया था, अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ना शुरू कर दिया था। कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा, कई महीनों तक। यानी कि जो इसी तरह
जो भारत का उत्तरी और मध्य भाग है वहां पर जो विद्रोही लोग थे, यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले जो लोग थे, उनका कब्जा रहा था। दिल्ली के अतिरिक्त जहां अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ, दिल्ली के अतिरिक्त जहां पर अंग्रेजों के साथ अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ, वो कौन कौन सी जगह थी? वे केंद्र थे कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा। तो ये जो जगह थी, यहाँ पर दिल्ली के अलावा भारत के इन राज्यों में, इन जगहों पर, इन शहरों में अंग्रेजों के खिलाफ अत्यंत भीषण युद्ध हुए थे। सबसे पहले कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा में। और इसके साथ ही देश के अन्य भागों में कई स्थानीय विरोध हुए, यानी कि देश के जो अन्य भाग थे वहां पर भी स्थानीय विरोध शुरू हो गए। अब लोगों ने ठान लिया कि वो अब अंग्रेजों को, अपने आप को और ज्यादा गुलाम नहीं बनाने देंगे और ज्यादा अंग्रेजों के गुलाम नहीं बनेंगे। तो विद्रोह के जो मुख्य नेता थे, बहुत सारे अलग अलग नेता हुए, बहुत सारे अलग अलग मार्गदर्शक हुए विद्रोह के। तो उन नेताओं में सबसे मेन नाम आता है नाना साहब, तात्या टोपे, बख्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी हम अहमदुल्लाह और बहादुर खान और राव तुलाराम। तो ये सारे जो थे, ये एक तरह से जो विद्रोही लोग थे उनके नेता थे, यानी कि विद्रोहियों के प्रमुख नेता थे, यानी कि इन्हीं के इशारों पर, इन्हीं के द्वारा सारे काम हुआ करते थे। लोगों को बताना, लोगों में सूचना फैलाना, लोगों को विद्रोह के लिए तैयार करना। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो युद्ध करने की चाह में नहीं थे। उन्हें नहीं था कि चलो हम अपनी आज़ादी के लिए आवाज़ उठाएं, अपने लिए लड़ें, अपने देश को आज़ाद करवाएं। तो इसके लिए बहुत सारे जो यहाँ पर लोग हुए, जैसे नाना साहब, तात्या टोपे, बख्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल। तो बेगम हजरत महल का आप चित्र यहाँ पर देख सकते हैं। आपके सामने एक चित्र भी प्रस्तुत किया गया है बेगम हजरत महल का। और ये बहादुर खान और राव तुलाराम, ये सारे विद्रोहियों के प्रमुख नेता थे। अब 1857 की जो आंदोलन हुआ, उसमें स्वतंत्रता प्राप्ति की दृष्टि में एक दृढ़ कदम था। स्वतंत्रता प्राप्त करने की दृष्टि में 1857 का जो आंदोलन हुआ, 1857 की जो क्रांति हुई, वो एक बहुत ही बड़ा और अहम कदम था स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए। और आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी, उसकी आधार भूमि को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने किया। तो 1857 में ही हमारे राष्ट्र जो आगे चलकर जो राष्ट्रीय एकता का, यानी कि जब पूरा राष्ट्र एक हुआ और नए नए आंदोलनों की नींव पड़ी, ये 1857 की आंदोलन ही था, 1857 की क्रांति ही थी, जिसने आधारभूत बना बाद में जाकर राष्ट्रीय एकता और आंदोलनों का। भारत में सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ाने की दिशा में भी इन आंदोलनों का विशेष महत्व था। यानी कि भारत में एक सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ाने की स्थिति में, बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का बहुत ही बड़ा महत्व था। 1857 का जो आंदोलन था वो हर तरह से महत्वपूर्ण था। 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों में उल्लेखनीय है। कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। वयोवृद्ध एक शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है, वयोवृद्ध, यानी कि जो कुंवर सिंह थे वो बहुत ज्यादा यंग नहीं थे, बहुत ज्यादा जवान नहीं थे, वो एक तरह से वृद्धावस्था में वो अब आ गए थे। ऐसी स्थिति उनकी थी कि वो बहुत ज्यादा जवान नहीं थे। तो अपनी इस वयोवृद्ध अवस्था में भी ब्रिटिश शासन के खिलाफ उन्होंने बहुत ही ज्यादा बहादुरी के साथ युद्ध किया, बहुत ही ज्यादा बहादुरी उन्होंने दिखाई। और 1857 का ही ये आंदोलन था, 1857 की ही क्रांति थी जब उन्होंने इस तरह का युद्ध अंग्रेज शासन के साथ किया। अब
कुंवर सिंह के बचपन की बात करते हैं तो कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती है। यहाँ पर बताया गया है कि कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती। कहा जाता है कि कुंवर सिंह का जन्म बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 यानी कि 1782 ईस्वी में हुआ था और उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। तो उनकी जो उनके बचपन के बारे में बहुत सारी जानकारियां तो प्राप्त नहीं है, लेकिन उनके पिता का नाम बताया, उनके जन्म के बारे में बताया जाता है कि उनका जो जन्म स्थल है वो शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में हुआ था 1782 में, और उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। और उनके पिता जो थे वो साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे। उनके पिता जमींदार थे, परंतु उनको अपनी जिम्मेदारी हासिल करने में बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा था, क्योंकि पारिवारिक उलझनों के कारण जो कुंवर सिंह के पिता थे बचपन में ही उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके। जगदीशपुर लौटने के बाद ही वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक व्यवस्था कर पाए थे। यानी कि भले ही वो जमींदार थे, लेकिन बहुत सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर थी, बहुत सारी, और उनको इस जमींदारी को हासिल करने में बहुत सारा संघर्ष करना पड़ा, बहुत सारे प्रयत्न उनको करने पड़े। तो अपनी इन्हीं पारिवारिक उलझनों के कारण, अपने इन्हीं पारिवारिक कारणों के कारण जो कुंवर सिंह के पिता थे बचपन में ही उनकी ठीक से परवरिश नहीं कर सके, यानी कि कुंवर सिंह की ठीक से परवरिश वो नहीं कर सके। और जब वो जगदीशपुर लौटे उसके बाद ही वो कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई पर ठीक से ध्यान दे पाए और उसकी व्यवस्था कर पाए। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। ध्यान पूर्वक पाठ को समझिएगा बच्चों, क्योंकि जब प्रश्नों के उत्तर देते हैं तो इसी बीच से आते हैं आपके प्रश्न, और अगर आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो आपको एक एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए बहुत ही आसानी होगी। तो कुंवर सिंह के जो पिता थे वो वीर होने के साथ साथ, जैसे कि उनके नाम के ही आगे लगता है वीर कुंवर सिंह, तो वो वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा, और उनके व्यक्तित्व का जो प्रभाव था वो उनके पुत्र कुंवर सिंह पर भी पड़ा। और कुंवर सिंह की जो शिक्षा दीक्षा थी वो की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की। वहीं उन्हें वे हिंदी, संस्कृत और फारसी सिखाते थे, परंतु पढ़ने लिखने से ज्यादा जो उनका मन था घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती करने में लगता था। कुंवर सिंह का मन जो है पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा नहीं लगता था, परंतु उनका जो मन था वो घुड़सवारी करने में, तलवारबाजी करने में और कुश्ती लड़ाने में ज्यादा लगता था। अब बाबू कुंवर सिंह अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। जब कुंवर सिंह के पिताजी की मृत्यु हो गई तब उन्होंने 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली, और उन दिनों 1827 पर उन दिनों जो ब्रिटिश शासन की या ब्रिटिश हुकूमत का जो अत्याचार था वो चरम सीमा पर था। यानी कि एक तरह से लोगों को बहुत बुरी तरह से वो लोगों के साथ अत्याचार किया जाता था, बहुत बुरी तरह से लोगों को ट्रीट किया जाता था। तो उस समय जब यहाँ पर कुंवर सिंह राजा बने तो उस समय पर ब्रिटिश शासन का जो अत्याचार था वो चरम पर था, और इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था। और इसी कारण एक तरह से देखा जाए तो जिनको हमने व्यापार करने के लिए अपने देश में बुलाया था, केवल व्यापार के लिए उन्होंने देश में वो आए थे, और उसके बाद धीरे धीरे वो हमारे देश पर अपने कदम गड़ाते गए और यहाँ के एक बड़े से बड़े लोगों से लेकर आम लोगों तक अपनी पहुंच बनाते गए, और इस तरह से उन्होंने हमारे देश पर अपना जो है अधिकार जमाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे बताया है कि उसी समय बहुत ज्यादा अत्याचार था
ये ब्रिटिश हुकूमत का, ब्रिटिश सरकार का। और इसी के कारण अब लोगों में भयंकर असंतोष पैदा हो रहा था, क्योंकि कब तक सहन करेगा कोई एक इंसान। तो अब धीरे धीरे लोगों के अंदर असंतोष की भावना आ रही थी। कृषि उद्योग और व्यापार का बहुत ही बुरा हाल था, क्योंकि वे लोग क्या करते थे, अपना जो सारा काम है वो हमारे देश के लोगों से करा लिया करते थे, चाहे वो कृषि से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो किसी भी व्यापार से जुड़ा हुआ हो, चाहे उद्योगों से जुड़े हुए हों। तो इस तरह से क्या था कि बहुत ही बुरा हाल हमारे देश में हो गया था। आर्थिक स्थिति हमारे देश की बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। रजवाड़ों और राज दरबार भी समाप्त हो रहे थे, क्योंकि जो ब्रिटिश शासक थे वो क्या कर रहे थे, वो धीरे-धीरे सभी राजाओं को से उनके राज्य को हड़प रहे थे, उनको अपने में मिला रहे थे। तो इसीलिए जो रजवाड़े थे और राज दरबार थे, अब वो धीरे-धीरे समाप्त हो रहे थे। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया था, और भारतीय लोगों को अपने ही देश में जो कुछ महत्वपूर्ण नौकरियां हैं, कुछ ऊंची नौकरियां हैं, उनसे वंचित कर दिया गया था। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई थी, क्योंकि ऐसा नहीं है, लोग तब भी मेहनती हुआ करते थे, खूब पढ़ते थे, खूब लिखते थे, लेकिन उनको जो ऊंची नौकरियां होती थी, क्योंकि वो ऊंची नौकरियां वे लोग अपने लोगों को दे दिया करते थे, और भारतीय इससे हमेशा वंचित रह जाते थे। तो इससे क्या हुआ कि ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई। पहले तो कुछ ही हिस्सों में इस तरह का संघर्ष देखने को मिला था, लेकिन अब देशव्यापी, यानी कि पूरे देश में, लगभग पूरे देश में ये जो संघर्ष की स्थिति थी ये बन गई थी। और ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प लिया। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प लिया। उन्होंने सोचा कि अब ऐसे चुप रहकर नहीं रहा जा सकता, अब तो अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठानी होगी, अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करना होगा। जगदीशपुर के जंगलों में बसुरिया बाबा नामक एक संत रहते थे, और जो जगदीशपुर के जंगल थे, यानी कि कुंवर साहब का जो घर था, उसके आसपास के जो जंगल थे, वहां पर बसुरिया नामक एक बाबा एक सिद्ध संत रहते थे, एक सिद्ध बाबा रहते थे। उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति और स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की, और उन्हीं बाबा ने, जो कुंवर सिंह हैं, उनके अंदर देशभक्ति और स्वाधीनता की भावना को उत्पन्न किया। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजना बनाई, और अलग-अलग जगहों पर वे गए, और उन्होंने इन अलग-अलग जगहों पर जाकर विद्रोह की कई सक्रिय योजनाएं बनाई, यानी कि लोगों को भी एकत्रित किया, लोगों को विद्रोह के लिए तैयार किया, लोगों के अंदर विद्रोह की भावना को जगाया। और 1845 से 1846, यानी कि लगभग एक वर्ष तक काफी सक्रिय रहे, और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। एक साल तक, लगभग 1845 से लगभग 1846 तक वे काफी सक्रिय रहे, और गुप्त ढंग से ब्रिटिश के खिलाफ, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। और उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों के लिए बैठक आयोजन करने के लिए चुना। सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है वो आपका लगता है सोनपुर में, और वहीं पर उन्होंने अपनी गुप्त बैठकों को योजना के लिए चुना, यानी कि गुप्त बैठकों की योजना बनाने के लिए उन्होंने वो चुना। अब सोनलपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। उस समय जो सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता था, वहीं पर पशुओं की खरीद फरोख्त होती थी, व्यापार होता था। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। ये जो मेला है ये कार्तिक पूर्णिमासी के अवसर पर लगता है। यह
हाथियों के क्रय विक्रय के लिए भी विख्यात है। देखिए एक एक पंक्ति को ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। कभी भी आपका प्रश्न आ सकता है कि हाथियों के क्रय विक्रय के लिए क्या चीज विख्यात है। तो ऐसी चीजों को आपने याद रखना है, समझना है। कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो वो आपने पूछनी है, आपको रिवाइज वो चीज करवाई जाएगी। तो हमने यहाँ पर कहा कि जो ये अवसर होता था, ये कार्तिक मेले का जो अवसर होता था, ये हाथियों के क्रय विक्रय के लिए भी विख्यात था। और ऐसी इसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एकत्रित होकर क्रांति के बारे में योजना बना रहे थे। और ऐसे ही स्वाधीनता आंदोलनों के लिए जो क्रांतिकारी थे, जो स्वाधीनता संबंधित जो लोग थे, संग्राम संबंधित जो लोग थे, वो क्रांति के लिए योजना बनाते थे कि कैसे योजना बनाई जाए, कैसे अंग्रेजों को अपने देश से भगाया जाए। तो 25 जुलाई 1857, अब 25 जुलाई को 1857 दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया। दानापुर में जो सैनिक टुकड़ी थी उसने विद्रोह किया और सैनिक सोन नदी पार कर आरा की ओर चल दिए। और जो सैनिक थे उन्होंने सोन नदी को पार किया और वो आरा की ओर चल पड़े। कुंवर सिंह से उनका संपर्क पहले से ही था। कुंवर सिंह जो थे उन्होंने उनसे पहले ही संपर्क साधा हुआ था, पहले ही बातचीत करी हुई थी। और इस मुक्त वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जयघोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी। तो इस जो मुक्त वाहिनी थी, जो ये बिना किसी के रोक टोक के चलने वाली जो वाहिनी थी, इसने सभी बागियों के सैनिक, मुक्त वाहिनियों के जो सभी बागी सैनिक थे, उन्होंने कुंवर सिंह का जयघोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखों को तोड़ दिया। अब जो कैदी थे उन्हें आजाद कर दिया। और अब ये बात है आपकी 27 जुलाई 1857 को कुंवर ने आरा पर विजय प्राप्त की। 27 जुलाई 1857, एक एक दिन आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है। 25 जुलाई के बारे में बताया गया है, 28 जुलाई के बारे में बताया गया है। तो सारे जो सन है वो आप याद रखेंगे। तो जब यहाँ पर जो सैनिक थे कुंवर सिंह, उनका जयघोष हुआ और वो आरा पहुंचकर उन्होंने जेल की सलाखें तोड़ दी, तो कैदियों को आजाद कर दिया। और 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की। सारे कैदियों को उन्होंने वहां से हटा दिया और वहां पर विजय का पताका फहरा दिया। सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दिया और सारे सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलाह दी। यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे, परंतु वह बूढ़ा शूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया। और जो ये बूढ़ा वीर था, उसने क्या किया, वो इस अवस्था में भी युद्ध करने के लिए तत्पर हो गया। यानी कि उनको लगा कि भले ही मैं वृद्धावस्था में हूँ, भले ही मेरी बहुत ज्यादा आयु नहीं है, लेकिन मुझे भी पीछे नहीं हटना चाहिए। अब दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र व्याप्त हो गई। और उसके बाद जो दानापुर की जो लड़ाई चली, उसमें क्या हुआ कि उसमें सारे जो लोग थे, यानी कि जितने भी सैनिक थे और जितने भी जो लोग थे, वो पूरे दानापुर और आरा में इस लड़ाई की ज्वाला जो है वो सर्वत्र फैल गई, पूरे बिहार में फैल गई। लेकिन सैनिक दलों में अनुशासन की कमी, स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना अधिकतम एवं शास्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका नहीं जा सका। तो क्योंकि उस समय भले ही क्रोध हमारे अंदर कितना भी भरा हुआ हो, भले ही कोई भी परेशानी कितनी ज्यादा ना हो, उसके बावजूद भी जो स्थानीय जो जमींदार थे और उन्होंने अंग्रेजों के साथ आधुनिक रूप से शास्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोक लिया। और
कुंवर सिंह ने 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई। जब 13 अगस्त आया तो जगदीशपुर में ही कुंवर सिंह की जो सेना थी वो अंग्रेजों से परास्त हो गई। किंतु इससे भी कुंवर सिंह का आत्मबल नहीं टूटा। जो जगदीशपुर की सेना थी वो अंग्रेजों से परास्त हुई, लेकिन इस खबर से भी वीरवर कुंवर सिंह का आत्मबल नहीं टूटा। वे भावी संग्राम की योजनाओं को बनाने में लग गए और वे क्रांति के अन्य संचालकों से मिलकर इस आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। जो कुंवर साहब थे वो जो भारत के जो अन्य नेता थे, अन्य संचालक जो थे, यानी कि बाकी हर, जैसे कि हमने कहा कि हर अलग अलग जो जगह थी, अलग अलग जगहों के अलग अलग नेता थे, अलग अलग संचालक थे, अलग अलग राजा थे। तो सभी राजाओं से परमिशन लेकर, सभी राजाओं से आज्ञा लेकर उनको आगे जो आजादी की लड़ाई हुई थी उसके लिए उन्हें आगे बढ़ना चाहिए था। और कुंवर सिंह सासाराम से मिर्जापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर और लखनऊ तक गए। जो कुंवर सिंह थे वो सासाराम जी से मिलकर जो ये आजादी की लड़ाई हुई, इस आजादी की लड़ाई में वो मिर्जापुर से होते हुए कालपी, रीवा, कानपुर और लखनऊ तक गई। और लखनऊ में भी शांति नहीं थी। देखिए ये पूरी जो आप देख सकते हैं, पूरा जो आपका चैप्टर है, ये पूरा पाठ हमारे देश में किस तरह जो अंग्रेजों के खिलाफ किस तरह से हमारे देश के लोगों ने लोहा लिया, किस तरह से हमारे देश के लोगों ने आज़ादी की एक लौ जलाई यहाँ पर, तो वो पूरी बात का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो जो कुंवर सिंह थे वो पूरे देश में लगभग घूमे और लखनऊ में भी शांति नहीं थी, इसीलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया और उन्होंने आज़ादी की इस आग को बराबर जलाए रखा, यानी कि अपने अंदर हो चाहे लोगों में हो, इस आज़ादी की आग को उन्होंने बुझने नहीं दिया। इस आज़ादी की आग को उन्होंने जलाए रखा और बार बार जलाए रखा। और उनकी वीरता की जो कीर्ति है वो पूरे उत्तर भारत में अब तक फैल चुकी थी। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश उड़ गए थे और कई स्थानों के जो सैनिक थे एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े, उनकी यह आजादी की यात्रा आगे बढ़ती रही। लोग शामिल होते गए, उनकी अगुवाई में लड़ते रहे। इस प्रकार ग्वालियर जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वे लखनऊ पहुंच गए। यानी कि उन्होंने लगभग जो कुंवर नारायण जी थे, जो कुंवर शाह जी थे, यहाँ पर कुंवर सिंह थी, जो राजा कुंवर सिंह थे, वो इस प्रकार ग्वालियर जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य परिणति से वे लखनऊ तक पहुंच गए। अंग्रेजों को हरा कर, अंग्रेजों से युद्ध लेकर के, अंग्रेजों से लोहा लेकर वो अब लखनऊ तक पहुंच गए थे। आजमगढ़ की ओर जाने का उनका उद्देश्य था, इसीलिए इलाहाबाद एवं बनारस पर आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित करना और अंततः जगदीशपुर पर अधिकार करना अंग्रेजों और कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान युद्ध हो गया। तो देखिए आजमगढ़ की ओर जाने का उनका उद्देश्य ये था कि वो इलाहाबाद और बनारस पर आक्रमण करके अपने शत्रुओं को परास्त करें, अपने शत्रुओं को समाप्त करें। अंततः उन्होंने यही किया, अंततः उन्होंने जगदीशपुर पर अधिकार करना चाहा और अंग्रेजों और कुंवर सिंह की सेना के बीच अब घमासान युद्ध छिड़ चुका था। और उन्होंने 22 मार्च 1858 में आजमगढ़ को कब्जा लिया। अब उन्होंने क्या किया, जो 22 मार्च 1858 आया उस समय तक उन्होंने आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया था। अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण कर दिया। उस समय आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से अंग्रेज जो थे
वो भारतीयों को अपने अधीन करने में लगे हुए थे, भारत को अपने अधीन करने में लगे हुए थे और वो कोई भी ऐसी कसर नहीं छोड़ रहे थे भारत पर आक्रमण करने की। तो यहाँ पर जैसे कि हमने बताया कि जब 22 मार्च 1858 को यहाँ पर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करके आजमगढ़ को अपनाया था, आजमगढ़ पर कब्जा किया था, तो अंग्रेजों ने फिर दोबारा से आजमगढ़ पर कब्जा कर दिया, आक्रमण कर दिया और कुंवर सिंह ने एक बार फिर से आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया और कुंवर सिंह ने फिर से अंग्रेजों को आजमगढ़ से हराया। इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त करके जो वीर कुंवर सिंह थे वो 23 अप्रैल 1858, फिर से एक नया सन, 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर गए। यानी कि उन्होंने फिर से एक बार आजमगढ़ में अंग्रेजों को हरा दिया और उसके बाद वो स्वाधीनता की एक विजयी पताका फहराते हुए जगदीशपुर में पहुंच गए। किंतु इस बूढ़े शेर को बहुत दिनों तक इस विजय की आनंद लेने का सौभाग्य न मिल सका। बूढ़ा शेर यहाँ पर क्यों कहा गया है, देखिए इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि एक एक पंक्ति को ध्यान पूर्वक पढ़ने का और समझने का प्रयास करा करें, क्योंकि जब भी अभी आप देखेंगे जब हम अभ्यास के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आपके बनते हैं जिनको आपको पाठ को पढ़कर ही आप उत्तर दे सकते हैं। पाठ को ध्यान पूर्वक जब आप समझेंगे तभी आप उत्तर दे सकते हैं। तो हमने कहा कि किंतु इस बूढ़े शेर को बहुत दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य न मिला। इस दिन विजय उत्सव मनाते हुए, इसी दिन जो विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक, जो अंग्रेजों का झंडा था, उसको उतार कर अपना झंडा फहरा दिया और उसके 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को यह वीर इस संसार से विदा लेकर अपनी कहानी को अमर छोड़ गया। यानी कि उन्हें बहुत दिनों तक, क्योंकि वो उम्र काफी हो चुकी थी, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया, कोई वो बहुत यंग स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे। उनकी उम्र जो है काफी ज्यादा हो गई थी जब 1857 से उन्होंने क्रांति करना शुरू किया था अपने देश में अंग्रेजों के खिलाफ। तो जब उन्होंने आजमगढ़ को दोबारा उन्होंने कब्जा किया और उसके बाद जब वो वहां पर रहने लगे, उन्होंने हमारे देश की जो विजय पताका है वो वहां पर फहराई। तो लेकिन क्या हुआ, क्योंकि उनकी उम्र काफी ज्यादा थी तो उनको इस विजय का आनंद बहुत दिनों तक लेने का मौका नहीं मिला और उनकी मृत्यु हो गई और वो अपनी इस अमर कहानी को अपने पीछे छोड़ गए थे। तो बच्चों, आपने देखा किस तरह से वीर कुंवर सिंह ने अपने देश की आज़ादी के लिए, अपने देश के लिए किस तरह से बार बार ब्रिटिश शासन के खिलाफ उन्होंने क्रांति की, आंदोलन किए और किस तरह से एक वृद्ध अवस्था में भी उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ना और आंदोलन करना नहीं छोड़ा और अपने इन्हीं आंदोलनों के बाद जब उन्होंने विजय प्राप्त की तो फिर वो अपनी जिंदगी की जंग हार गए। तो ये तो थी उनके जो आंदोलन, उनके जो कहानियां, किस तरह से उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लोहा लिया। इसके बाद भी जो हमारा पाठ है वो शेष रहता है, तो इस पाठ को हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो वीर कुंवर सिंह थे वो किन किन कलाओं में उनको महारत हासिल था, किन किन कलाओं में वो बहुत ज्यादा अच्छे थे। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। पाठ को घर पर जरूर एक बार रिवाइज कीजिए। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।